तो साक्षात बैठे तो है सरदार पटेल के वंशज आपके सामने, जिनके पास परिस्थितियां थी। अरे छोड़िए, क्या चोर उचक्कों की बात कर रहे हैं? जयचंदों का नाम लिया जाता है क्या ईमानदारों के बीच में? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपने जीजा आशीष पटेल के बयान पर पलटवार करते हुए उनको पालतू बता दिया। पल्लवी ने बिना नाम लिए कहा कि जब आप चलते हैं तो पालतू कुत्ते पीछे भागते हैं, लेकिन जब आप उनको पलटकर डांट देते हैं तो कू कू करते हैं। लेकिन ये है सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक। ये है सरदार पटेल के असली वंशज राज बहादुर पटेल जी, जिन्होंने तमाम चीजें सह ली, ट्रांसफर ऑर्डर झेले, क्वेश्चंस झेले, शो कॉज। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के विभाग में प्रमोशन को लेकर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। ये आरोप मंत्री आशीष पटेल के पूर्व ओएसडी राज बहादुर पटेल ने लगाया है। राज बहादुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभागीय अनियमितताओं और नियम विरुद्ध हुए डीपीसी प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाया है। राज बहादुर पटेल ने बताया कि डीपीसी प्रक्रिया शुरू होने के बाद उन्हें काम से दूर रहने की सलाह दी गई थी। उन्होंने मई 2024 में मंत्री आशीष पटेल सहित एआईसीटीई के अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को चिट्ठियां लिखकर इस प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताया। उनका कहना है कि डीपीसी को लोक सेवा आयोग के जरिए आयोजित करना चाहिए था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर प्रमोशन किया गया। वहीं इसी मामले को लेकर आज लखनऊ में सपा विधायक पल्लवी पटेल ने उन पर पलटवार किया और उन्हें पालतू बता दिया। ये है राज बहादुर पटेल जी और इनका पेशा है कि ये शिक्षक हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में जिस घोटाले की चर्चा, जिस भ्रष्टाचार की चर्चा मैंने की है, वो भ्रष्टाचार जिस दिन से शुरू हुआ, राज बहादुर पटेल जी ने उस पे अपने ऑब्जेक्शंस लगाए, लगातार बताते रहे कि ये नियम विरुद्ध है और एक बड़े पैमाने पर इसमें वित्तीय अनियमितताएं हैं। जब इनकी बात को नहीं सुना गया तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन रख दिया और हट गए उस जगह से। लेकिन उसके बावजूद आज तक लगातार इनके परिवार को, इनको धमकियां दी जा रही हैं, इनको चुप रहने के लिए बोला जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब अभी 1 जनवरी 2025 को सेम डे इनको कारण बताओ नोटिस दी जाती है और विद इमीडिएट इफेक्ट इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनके पास मौके थे कि अगर ये चाहते तो ये उस भ्रष्टाचार, उस लूट, चोरी, उस घसोट में उसका हिस्सा चुपचाप बन सकते थे और तमाम जो प्रताड़ना इन्होंने इस दौरान झेली है, इनका और इनका परिवार उससे बच सकता था। लेकिन ये है सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक। ये है सरदार पटेल के असली वंशज राज बहादुर पटेल जी, जिन्होंने तमाम चीजें सह ली, ट्रांसफर ऑर्डर झेले, क्वेश्चंस झेले, शो कॉज नोटिस झेली, रेजिग्नेशन झेला, प्रताड़ना झेली, लेकिन उसके बावजूद आज भी खड़े हैं सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती देती हूं कि अगर सरदार पटेल के इस वंशज के और मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पिछड़े को अगर प्रताड़ित किया गया तो ये किसान, कमेरा, कुर्मी समाज, पटेल समाज सड़कों पर उतरेगा और उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस बात की। और मैं आह्वान करना चाहूंगी उस स्वाभिमान, सरदार पटेल के स्वाभिमान को रखने वाले हर पटेल समाज के व्यक्ति का, हर सामाजिक संगठन का जो राज बहादुर पटेल जी के साथ है, और अगर अब तक नहीं था तो इस तमाम बातों को सुनने के बाद उनके साथ खड़ा है। हम शांत नहीं बैठेंगे।
देखिए, प्राविधिक शिक्षा विभाग में आपने ओएसडी के पद पर कार्य किया है और ये घटनाक्रम, ये नियमाविरुद्ध कार्रवाई जब से शुरू हुई तब से आपने लगातार उस पर ऑब्जेक्शंस लगाए और सिर्फ मौखिक ऑब्जेक्शंस नहीं लगाए, लिखित रूप से ऑब्जेक्शंस लगाए। और जब इनकी बात नहीं मानी गई, उसमें सुधार नहीं हुआ, तो उस भ्रष्टाचार से अपने आप को अलग करते हुए इन्होंने रिजाइन किया। और अभी 1 जनवरी 2025 को इनको शो कॉज नोटिस देते हुए विद इमीडिएट इफेक्ट इनका स्थानांतरण रामपुर कर दिया गया है। यही तैनात है लखनऊ में जी, ओएसडी के डिपार्टमेंट में। इन्होंने क्या मंत्री जी को कभी कोई चिट्ठी की या अभी बताइए, अगर आप मतलब क्या वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा था और आपने कहाँ कैसे सवाल उठाए, आपने कैसे सवाल उठाए और किस तरीके से नियमों की अनदेखी की गई मंत्री के द्वारा? डीपीसी की जो कार्रवाई हो रही थी वो 14 फरवरी 2024 से हम मिर्ज़ापुर में आए, इनके हमको विभाग से जो है कह दिया गया था कि आप विभाग को नहीं देखेंगे, आप जनता के कार्य देखिए, हमारे संबंधित जनता का कार्य देखिए। जब 14 मई को हमें पता चला कि यह नियम विरुद्ध डीपीसी हो रही है, तो माननीय मंत्री जी को मैंने एक पत्र लिखा कि चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता लागू हुई है, तो यह नियम विरुद्ध डीपीसी नहीं होनी चाहिए, आप इसको कम से कम चुनाव तक रोकिए। मंत्री जी ने कहा कि मैं चुनाव में व्यस्त हूँ और ये डीपीसी मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रमुख सचिव आदरणीय श्री एम देवराज जी कर रहे हैं और उनको न मैं डीपीसी करने के लिए कहूँगा, न ही उनको ये नियम विरुद्ध हो रही है अगर डीपीसी को रोकूँगा। तो 22 मई 2024 को एक पत्र मैंने माननीय मंत्री जी को लिखा, उसकी कॉपी AICT अध्यक्ष नई दिल्ली को, प्रमुख सचिव माननीय राज्यपाल को, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री को, प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा को लिखा कि ये डीपीसी नियम विरुद्ध है, AICT एक्ट के विरुद्ध है, इसको रोका जाए। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई, तो मैंने मंत्री जी से कहा कि अब मैं आपके यहाँ कार्य नहीं कर सकता। 30 मई को मैं उनके साथ हटकर लखनऊ चला आया और 30 मई को ये डीपीसी हो गई। इसके बाद भी मैंने लगातार भारत सरकार को 5 चिट्ठियाँ लिखी, उत्तर प्रदेश सरकार को 5 चिट्ठियाँ लिखी, 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गए और हमने 5 लोगों को नोटिस दिया कि ये AICT एक्ट है, डबल बेंच का स्टे है और जो डीपीसी हो रही लोक सेवा आयोग से 100% सीधी भर्ती के माध्यम से होनी चाहिए। ये नियम विरुद्ध डीपीसी हो रही, जिसके कारण पूरे प्रदेश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, MTech हैं, PhD होल्डर हैं, ये परेशान होंगे। उत्तर प्रदेश के जो प्राविधिक शिक्षा में जितने भी संगठन थे उनका विरोध कर रहे थे। तो ये डीपीसी 30 मई को तो हो गई, लेकिन इसके रिजल्ट घोषित नहीं हुए, लेकिन फिर प्रक्रिया चलती रही। हमें लग रहा था कि ये डीपीसी नियम विरुद्ध है, नहीं होगी, लेकिन 9 दिसंबर 2024 को इसका रिजल्ट आता है। डीपीसी 6600 ग्रेड पे में हुई थी और जब 9 दिसंबर 2024 को रिजल्ट आता है तो डीपीसी का हुई 6600 ग्रेड पे में और रिजल्ट आता है 9000 पे बैंड में। इसका मतलब जो आदमी 1 लाख रुपया पाता था वो सीधा 2.25 लाख रुपया पाने लगेगा। और जो AICT का नॉर्म है MTech प्लस 15 साल या PhD प्लस 12 साल, वो नॉर्म लोग पूरे नहीं कर रहे थे। इसमें निदेशालय के अधिकारियों ने, शासन के अधिकारियों ने नियमों को धता बताते हुए डीपीसी किया, जिसकी वजह से पूरे विभाग में पढ़े लिखों के बीच में फ्रस्ट्रेशन है। 2000 करीब MTech होल्डर और 1000 PhD होल्डर सब परेशान हैं। सबका कहना है कि इस विभाग में कोई नियम कानून नहीं है। आप ये जान लीजिए कि इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आगे के ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।
बाकी आपको बता दें कि हमारा चैनल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है। अगर अभी तक आपने लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर ले।